नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 रात 11 बजे के इस बुलेटिन यानी कि सिटी लाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजापुर से। आज आई एक सुखद खबर से। नक्सलियों ने बस्टर फाइटर के जवान को आखिरकार 7 दिनों के बाद आज रिहा कर दिया है। जन अदालत में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल को नक्सलियों ने जवान को सुपुर्द किया। दरअसल एमरनार निवासी शंकर कुड़ियम बीजापुर पुलिस लाइन में तैनात हैं। 29 सितंबर को शंकर भैरमगढ़ ब्लॉक के उसपरी गांव गए थे। वहीं से नक्सलियों ने जवान को अगवा कर लिया था, जिसकी रिहाई के लिए जवान के परिवारजन और सर्व आदिवासी समाज समेत पुलिस के अधीक्षक ने भी नक्सलियों से अपील की थी। और आज देर शाम माओवादियों ने जवान को सर्व आदिवासी समाज को सुपुर्द कर दिया, यानी कि पूरे 7 दिन के बाद आखिरकार जो जवान है बस्टर फाइटर का वो अपने घर लौटा है। ये है कि कौन है, पुलिस मुखबिर की टीचर है, ऐसे बोलकर मुझे अपहरण किया गया। यहाँ ला के पूछताछ करके फिर मेरी गलती ना होकर फिर बाद में उन्होंने पूरी फैसला मतलब इसे मार दिया जाए ऐसा फैसला सुनाया। फिर मेरी भी बात और समाज पार्टी की बात और मेरे गांव के पंचायत के सदस्य लोग आकर कुछ उनको मतलब माफ़ी की निर्णय मतलब मांगा। फिर उसके बाद सारे फैसलों को सुनकर उन्होंने रिहाई कर दी। छत्तीसगढ़ में आज आचार संहिता से पहले शुक्रवार शाम यानी कि आज भूपेश कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है। बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में महासमुंद के भोरिंग को नगर पंचायत बनाने, अंबागढ़ चौकी को नगर पालिका बनाने और इसके साथ ही बेमेतरा के नवागढ़ को नगर पालिका परिषद बनाने का फैसला लिया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड के गठन का भी फैसला इस कैबिनेट में हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के हड़ताली अधिकारियों और कर्मचारियों पर निर्णय लेते हुए इनकी एस्मा बर्खास्तगी संबंधी जो कार्रवाई थी उसको भी शून्य कर दी गई है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कोदो और कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी का निर्णय लिया, जिसके तहत अब कोदो का एमएसपी 3200 रुपए और कुटकी का एमएससी 3350 रुपए क्विंटल हो गया है। 1 नवंबर से आपको बता दें कि कोदो और कुटकी की खरीद शुरू होगी। महुआ के संग्रहण, उसका मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग के लिए छत्तीसगढ़ महुआ बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य महुआ बोर्ड का गठन किया गया है। स्टेट पावर कंपनीज में जो पुरानी जो पेंशन योजना है, पुरानी जो पेंशन की नीति है वो लागू किया गया है। इधर कांकेर में आज छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महासम्मेलन का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शामिल हुई, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैस समेत कई मंत्री और विधायक इसमें मौजूद रहे। सम्मेलन में 866 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सम्मेलन के संबोधन में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नगरीय निकाय और पंचायती राज को मजबूत करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह आदिवासियों की जमीन छीन गए थे, जिसे हमने लौटाने का काम किया है। सभी अधिकारीगण स्थानीय भाषा है हमार, जैसे सरगुजा में सरगुजिया है, कोड़ूक है, ये तरफ हमार हल्बी है, गोड़ी है, भतरा है, मुरिया है, मारिया है, कुछ बंगाली समाज के मन है। सबके स्थानीय भाषा में जिन्हें हम पढ़ाई शुरू करें, शिक्षक के भी नियुक्ति करवो। मेडिकल कॉलेज ला इंदिरा जी के नाम से ओकर स्मृति में ओकर नामकरण करें। पखांजूर के साथी मनाए वहां के किसी महाविद्यालय है तेनों ला इंदिरा जी के नाम से रखे की मांग करे, मैं ओकरो घोषणा करता हूं। एआईसीसी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस से निकाली गई जन आक्रोश यात्रा की रिपोर्ट तलब की है। एआईसीसी ने प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय और जन आक्रोश यात्रा का नेतृत्व करने वाले नेताओं से ये रिपोर्ट मांगी है, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस को यात्रा के असर का ब्यौरा देना होगा। कांग्रेस का मानना है कि इस तरह से एक के बाद एक कार्यक्रम की जब रिपोर्ट तलब की जाती है ताकि अच्छा काम करने के लिए नेताओं को आगे लाया जा सके, तो बीजेपी का इस पर कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति जग जाहिर है और ये रिपोर्ट कितनी भी बना ले, जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। हकीकत में मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है मामा के शासनकाल से, शिवराज के शासनकाल से, भाजपा के लुटेरों से। तो उसके कारण से जो कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन मिला है, निश्चित तौर पर
उससे जो भी उसमें नेता कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो हमेशा ऐसा राजनीतिक पार्टियों में ये आज से शुरुआत से रहा है कि जो अच्छा काम करता है व्यक्ति, उसका निश्चित उसको शाबाशी दी जाती, पुरस्कृत किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जन आक्रोश यात्रा के दौरान जिस प्रकार का जनता का आक्रोश कांग्रेस के प्रति देखा है, उससे अरुण यादव से लेकर कमलनाथ तक के हौसले पस्त चुनाव लड़ना नहीं चाहते। एक दिवसीय प्रवास पर आज केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे थे। सैनिक स्कूल पहुंचकर एनसीसी कैडेट के छात्रों के साथ उन्होंने चर्चा की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर स्थानीय मैरिज हॉल में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। एक समय दिल्ली राजा का था, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार का था, अंधेर नगरी चौपट राजा था। तो उस समय असुरक्षा गुंडागर्दी के कारण और सिमी और नक्सलवादी ताकतों का यहाँ पर जमावड़ा होता था। लेकिन मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सुरक्षा का वातावरण भी बढ़ा। शिवराज सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने राहुल और प्रियंका गांधी के एमपी दौरे पर हमला बोला। मंत्री भदौरिया ने कहा है कि राहुल और प्रियंका गांधी टूरिस्ट की तरह पिकनिक मनाने एमपी के दौरे पर आते हैं। उन्हें अभी ये भी नहीं पता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जनता भी इनको जादूगर मान चुकी है। 2018 में राहुल गांधी ने कहा था कि किसानों के कर्ज माफ नहीं होंगे तो सीएम बदल देंगे। क्या वो सीएम बदल पाए? लेकिन जनता ने जरूर उनको बदल दिया है। ये एक्चुअली पर्यटन पे मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का मनोरंजन करने आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, आप आए थे यहाँ पर 2018 में, आपने वादा किया था कि 10 दिन में सरकार कर्जे माफ कर देगी और नहीं हुई तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। आपने मुख्यमंत्री नहीं बदला, जनता जनार्दन ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया। और मध्य प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी तेज हैं। ऐसे में शुक्रवार को यानी आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंदौर का लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन महाकाल लोक की तर्ज पर अब बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने इंदौर को रेलवे का हब बनाने की भी घोषणा की है। इंदौर शहर के अंदर रेलवे स्टेशंस का एक होलिस्टिक प्लानिंग हुई है, जिसके हिसाब से इंदौर सिटी का मेन स्टेशन और लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन दोनों के डेवलपमेंट का काम हाथ में लिया गया है और बहुत जल्दी यहाँ पर काम चालू करेंगे और लक्ष्मीबाई नगर को इंदौर का एक मेजर हब बनाएंगे। जहाँ रेलवे स्टेशन होता है वहाँ एक नए शहर का उदय हो जाता है। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का हम विकास कर रहे हैं और भागीरथपुर साइड भी प्लेटफॉर्म बनेगा और बाणगंगा साइड भी बनेगा। इस रेलवे स्टेशन पे शिव की भक्ति नज़र आए, वो हमने उनसे निवेदन किया था, उन्होंने मान लिया है। और मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे जैसे कि तेज हो गए। हम आपको बता रहे हैं, लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। अश्विनी वैष्णव एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नगर स्टेशन का निरीक्षण तो किया ही, कई महत्वपूर्ण वादे भी किए। और वादे कितने पक्के हैं, इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता निहारिका शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। महाकाल लोक के स्वरूप दिया जाएगा इस स्टेशन को, ऐसा सुनने में आया, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, महाकाल महाप्रभु की संस्कृति से प्रेरित होकर स्टेशन का डिजाइन किया जाएगा। सर कितने टाइम में ये डेवलपमेंट हमें देखने को? बहुत जल्दी। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशन का भूमि पूजन किया, उसमें से 300 से ज्यादा पे काम तेजी से चल रहा है। जी सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेशन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो कितनी अच्छी जगह है, कितनी अच्छी इसकी पूरी लोकेशन है और ये इंदौर का बहुत बड़ा हब बनने वाला है। इसको एक हब बनाया जाएगा। इंदौर का जो लक्ष्मीबाई स्टेशन है, ये रेलवे का एक हब होगा जहां पर बड़ी से बड़ी ट्रेन रुकेंगी। अभी लक्ष्मीबाई स्टेशन एक साइड स्टेशन है, लेकिन बहुत ही जल्दी से एक हब के तौर पर देखा जाएगा। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। खबर बिहार से है, जहां जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर पत्रकारों से बदसलूकी का आरोप लगा है। पत्रकारों ने जब उनसे अस्पताल में पिस्टल ले जाने पर सवाल किया तो विधायक भड़क गए। उन्होंने पत्रकारों को गालियां देते हुए देख लेने की धमकी दी। मंडल ने ये कहा कि मैं पिस्टल लहराऊंगा, तुम मेरे बाप हो, अभी भी मेरी जेब में पिस्टल रखी हुई है।
हम जैसे है ना, बेल्टवा हम छूट गया, रिवॉल्वर ले लिए तो वो ऐसी ये पैजामा में रखे, जैसे सीढ़ी पर कदम रखे ना तो वो हुआ क्या, वो स्लिप कर गया। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। अरे बाप हो, बापो हो, मना करोगे बाबो। और आज मध्य प्रदेश में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ जिनमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सुजालपुर अकोदिया रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई थी, जिससे ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तो वहीं एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसने भी दम तोड़ दिया, यानी कि अब कुल 5 लोगों की मौत हो गई और ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। सूचना पर शुजालपुर के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे तो वहीं हादसे के बाद ट्रक का जो चालक था वो मौके से फरार हो गया है। खबर ग्वालियर से। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में फूड पॉइजनिंग का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। 2 दिन पहले फूड पॉइजनिंग के चलते करीब 150 से ज्यादा बच्चों की हालत गंभीर थी, जिनमें से 7 को आईसीयू और 1 को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा था, जिसके बाद आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जय रोग अस्पताल पहुंचकर भर्ती स्टूडेंट और उनके परिजनों से मुलाकात की है। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि अब सब स्वस्थ होने के रास्ते पे पूर्ण रूप से सक्षम है। उनका कुशल क्षेम भी जानने की कोशिश की है मैंने। ये साधारण घटना नहीं है। 150 बच्चे प्रभावित हों, ये छोटी बात नहीं है। कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसमें पूर्ण रूप से हम लोग कार्रवाई करवाएंगे और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इंदौर की पुलिस ने नकली नोट के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नकली नोट छापे जाने की शिकायत पर टीम गठित की थी और सुदामा नगर में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। नकली नोट चला रहे हैं मार्केट में और उनके द्वारा काफ़ी सारे नकली नोट बनाए जा रहे हैं। इंडियन करेंसी, उसके फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट किए जा रहे थे। 500 रुपीज़ के नोट्स, फेक इंडियन करेंसी नोट्स लगभग 1 से 1.5 साल से वो बना रहा है और उसको कई डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से पब्लिक में सप्लाई भी किया है। उनमें 6 आरोपी चिन्हित किए हैं, जिसमें से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी होना शेष है। अगली खबर इंदौर से है, जहां बीजेपी के टिकट वितरण के बाद से विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। देपालपुर में बाहरी प्रत्याशी का विरोध करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने संभागीय कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि बीजेपी लगातार बाहरी लोगों को मैदान में उतार रही है। यहाँ देपालपुर से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज पटेल ने भी प्रदर्शन किया। मनोज पटेल ने प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और मनोज पटेल के विरोध में जमकर नारे लगाए। हम लोगों की मांग स्थानीय उम्मीदवार जो भाजपा ने विगत 43 वर्षों से एक ही परिवार को स्थानीय और वंशवाद का विरोध करते हुए हम लोग यहाँ पर अपना यहाँ जो प्रत्याशी है स्थानीय प्रत्याशी की मांग करते हुए राजेंद्र चौधरी एकमात्र विजेता प्रत्याशी भी है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले खरगोन के हजारों नर्सिंग के छात्र छात्राएं सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम खून से खत लिख रहे हैं और सड़कों पर भी वे आज उतरे। करीब 4 साल से नर्सिंग परीक्षाएं आयोजित नहीं होने और नर्सिंग और पैरामेडिकल विद्यार्थियों ने आज इसके विरोध में आक्रोश रैली निकाली। रैली के बाद आक्रोशित छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचे और चित्तौड़गढ़ भुसावले हाईवे को कुछ घंटे के लिए जाम किया। हाईवे जाम के बाद पुलिस की चेतावनी पर सभी विद्यार्थियों ने रास्ता खोल दिया। धरना देने के बाद नर्सिंग विद्यार्थियों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। मध्य प्रदेश के ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि स्टूडेंट 4 साल से एक ही क्लास में है। 4 साल हो गए हैं सर, इसीलिए हमको उतरना पड़ा और ये खून से हमने लेटर लिखा है। ये फोटो वीडियो हम पोस्ट देंगे और यदि मामा तक ये बात पहुंच रही है तो मामा भांजियों का ध्यान रखे कि यदि हमारी मांगों पर पूरी नहीं हुई
तो आने वाले चुनाव में हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे। 2020 की बैच है, उनको 4 साल से उनकी एग्ज़ाम नहीं हुई है और माँ बाप आर्थिक स्थिति है उनकी, पैसे नहीं भर पा रहे और 4 साल तो वो कैसे पैसे भरेंगे, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। तो हमारी यही मांग है कि मामा जो क्लास जिनकी एग्ज़ाम नहीं हुई है उनको प्रमोशन दें 2020 की बैच और 21 की बैच को। और अब खबर सिंगरौली जिले की आपको दिखाते हैं। एनसीएल परियोजना में सीबीआई जबलपुर की टीम ने छापा मारा। यहां गोरबी परियोजना के महाप्रबंधक सैयद गौरी और विभाग में पदस्थ चंद्रमोहन गुप्ता को सीबीआई जबलपुर ने 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि गोरबी ब्लॉक में इन दिनों कोयला खदान के लिए जमीन अधिग्रहित हो रही, इसमें लोगों ने अपना घर भी बनवा लिया। इसी के मुआवजे के सेटलमेंट के लिए परियोजना के अधिकारियों ने ये रिश्वत मांगी थी, जिस पर आज ये कार्रवाई हुई। और छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला लगातार चल रहा है। बीते 3 महीने से करीब 350 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की जा चुकी। लगातार ट्रेनों के रद्द होने से रेल के यात्री खासे परेशान हैं। स्टॉल संचालक और उसमें काम करने वाले कर्मचारी बता रहे हैं कि लगातार ट्रेनों के रद्द होने से ट्रेनों और रेलगाड़ियों का आवागमन कम हो गया। ऐसे में स्टेशन में प्लेटफॉर्म में यात्रियों के लिए लगे स्टॉल भी खाली हैं, वहां रोलिंग बंद हो चुका है। ऐसे में कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हमारा व्यवसाय अभी 40% रही है सर, 60% हमारा धंधा खत्म हो चुका है और ट्रेन जो भी हमारा धंधा था वो ट्रेन की वजह से था। खड़ी है मालगाड़ी 24 घंटा खड़ी है, कोई गाड़ी नहीं है। सुबह एक गाड़ी आती है, शाम को आती है 6 बजे। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि ना तो अपना लाइसेंस फीस निकल रहा है, ना तो स्टाफ की पेमेंट निकाल सकते हैं। हम यहाँ तक ये सोच रहे हैं कि रेलवे को कैसे प्रोवाइड करें। यह ट्रेन जो रद्द हो रही है वह विकास कार्य के लिए हो रही है और यह बिल्कुल यात्रियों को आने वाले दिनों में सुविधाओं के लिए हो रही है। और पूरे जोन ही नहीं, हम यदि बात करें तो पूरे इंडियन रेलवे में इस तरह के काम चल रहा है। चूँकि यात्रियों की अपेक्षाएं हमसे बढ़ी है, यात्रियों की मांग बढ़ी है, तो उस यात्रियों की अपेक्षाओं पर खड़े उतरने के लिए, उनकी मांग को पूरी करने के लिए यह विकास काम बहुत ही आवश्यक है। यदि अभी हम विकास कार्य नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में यात्रियों को ही नहीं सभी को और परेशानी होगी। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। रेत माफिया के अवैध खनन से बने गहरे गड्ढे गांव वाले और उनके बच्चों के लिए अब जान के दुश्मन बन गए। बीते दिनों इन्हीं गड्ढों में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हुई, लेकिन अब तक रेत माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गांव के लोगों का यह आरोप है कि गांव का सरपंच ही अपने साथियों के साथ रेत का अवैध कारोबार करता है और इनकी सांठगांठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी है। वहीं माइनिंग अधिकारी इन माफियाओं पर कार्रवाई करने का रटा रटाया जवाब तो देते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय ग्रामीणों को कुछ नहीं मिलता। बात तो ये है कि मजदूरों द्वारा करना चाहिए काम, जबकि जी द्वारा हुआ है, अवैध हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये बजरी बेचने के लिए और गड्ढा हो गया है, बच्चे बढ़ गए। हम लोग चाहते हैं दूध का दूध पानी हो, इसकी जांच होना चाहिए, सही कार्रवाई होना चाहिए। हाथ में फनी टूट रही थी गाँव वाले की, फनी उठाने के बच्चे उसमें साथ चले गए, खेलते कूदते बता रहे हैं गड्ढे में चले गए। अब देखे सब साथ में कैसे, बहुत से लोग थे वहाँ, हम 10-50 लोग थे। उसमें रेत तो दिख रही है, उसकी हम कार्रवाई करवाते हैं। 1-2 दिन में उसको इंस्पेक्टर को भेज कर कार्रवाई करवाते हैं, जो भी होगा वो प्रकरण बनाते हैं। भरतपुर सोनहत में बाहरी प्रत्याशी को लेकर एक बार फिर से विरोध हो रहा है। यहां नाम तय होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया। भाजपा से यहां केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का नाम चल रहा है। ऐसे में सूरजपुर जिले की प्रेम नगर की रहने वाली संभावित प्रत्याशी को लेकर जनकपुर और किल्हारी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनका विरोध किया। यहाँ की पूर्व विधायक चंपा देवी पावले ने भी कार्यकर्ताओं का समर्थन किया। बता दें कि सीट से पूर्व विधायक चंपा देवी पावले के अलावा जिला पंचायत के सदस्य रविशंकर सिंह और दृगपाल सिंह भी टिकट की दौड़ में है। ऐसे में देखना होगा कि विरोध के बीच पार्टी किसको अपना प्रत्याशी चुनती है। हमारे गांव घर का प्रत्याशी हो जिससे हम अपना दुख दर्द बता सकें। 300 किलोमीटर से दूर से जो कोई भी नेता खड़ा होगा या होगा तो हम एक दस्तखत कराने के लिए हम 300 किलोमीटर जाना पड़ेगा। 2000 रुपये हम कमाई है, 6000 रुपये हम कमाई वहाँ लगाने जाएंगे तो हमको फायदा क्या होगा। इसलिए यदि प्रत्याशी हो हमारे घर का योग्य लड़का है वही प्रत्याशी रूप में खड़ा हो तो ठीक है, अन्यथा हम बहिष्कार करेंगे वोट का। केंद्रीय हमारे जो प्रदेश कमेटी, जो केंद्रीय कमेटी जो भी निर्णय देगा उसको सर्वमान्य रहेगा। पर बाहरी की बात आ रही तो निश्चित रूप से है कि कार्यकर्ता का भावना है कि अपना विधानसभा से ही होना चाहिए भरतपुर सोनहत।
खबर सूरजपुर से है, जहां भूमाफिया फर्जी दस्तावेजों के सहारे अब गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं। ताजा मामला ग्राम डुमरिया का है, जहां सरपंच और सचिव ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे एक गरीब परिवार की पैतृक जमीन को हथिया लिया और जानकारी के बगैर बेच भी दिया। मामले में ग्राम शिव की आपको बता दें कि 1989 में मौत हो गई थी। मृतक की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी पुश्तैनी जमीन के मालिक उसके 3 भाई थे। आरोप है कि गांव के सरपंच और सचिव मृतक के एक भाई को पैसे का लालच देने पहुंचे और जमीन बेचने के लिए उकसाया। उनके एक भाई की मदद से फर्जी प्रमाण पत्र भी तैयार किया। मृतक की आधा एकड़ जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी। जब अखबार में जमीन बेचने का इश्तिहार छपा, तब शिव के अन्य भाइयों को भी इसकी जानकारी लगी, जिसके बाद अब उन्होंने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की है। खेत बाड़ी ला सचिव सरपंच मन बेचत हैं, तो वही ला सुने तो ओकरे जानकारी तो ऐसा से आवे हन। अभी यहाँ महीना भर से घूमत हन, कुछ नहीं हुई से। कहत रहे कि तो बाबा का नाम काकर हवे, तो हम कहन कि भाई नाम तो हमर बाबे हरेकर हवे। एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर ज़मीन बेचने का और संबंधित सचिव सरपंच के ऊपर भी इसमें शिकायत है। इसकी जांच चल रही है और जैसे ही जांच में तथ्य सामने आते हैं उसे कार्रवाई किया जाएगा। इधर रायगढ़ में पावर प्लांट से निकलने वाला फ्लाई ऐश बड़ी परेशानी का सबब बन गया। उद्योगों से हर साल करीब 1.5 करोड़ मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उत्सर्जन हो रहा है, जिसमें हर साल 25% वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। दरअसल रायगढ़ जिले में 25 छोटे बड़े पावर प्लांट है, जिनमें हर साल 1.5 करोड़ मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उत्सर्जन होता है। उद्योगों से निकलने वाले फ्लाई ऐश का सिर्फ 49% हिस्सा ही फ्लाई ऐश ब्रिक्स या फिर सीमेंट प्लांट या लैंड फिलिंग में यूज होता है। बाकी का 51% फ्लाई ऐश या तो उद्योगों के राखड़ बांध में डंप होता है या फिर खुले में फेंका जा रहा है, जो अब परेशानी का सबब बन गया है। हमारे रायगढ़ जिले में पावर प्लांट है, स्टील प्लांट है, सीमेंट प्लांट है। इन तमाम प्लांटों से लगभग 1.5 करोड़ टन फ्लाई ऐश निकलता है, राख निकलता है, मगर उसका जो निस्तारी है या उसका निष्पादन करने का काम जो है ना, उसमें हमारा जिला प्रशासन फेलवर है। तो फ्लाई ऐश डंपिंग का काम है, जो अवैध रूप से कई बार शिकायतें हमारे ग्राम स्तर से शहरों पे आती हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण मंडल, जिला प्रशासन, माइनिंग सब इस बात के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं, सन्नद्ध हैं कि जिले में किसी प्रकार का अवैध उत्खनन ना हो, और इसके साथ साथ जो प्रदूषण मंडल का या जो नॉर्म्स हैं, उन सभी नॉर्म्स का पालन किया जाए। रायगढ़ नगर निगम अब स्मार्ट सिटी की तर्ज पर शहर में ऑनलाइन टैक्स वसूलेगा। इसके तहत शहर के घरों के बाहर QR कोड लगाए जाएंगे। इस कोड को स्कैन करते ही भूस्वामी को बकाया टैक्स की पूरी जानकारी मिलेगी। टैक्स को ऑनलाइन जमा भी किया जा सकेगा। पूरी उपेक्षा की जा रही है, पूरे मकानों को चिन्हित नहीं किया जा रहा है। पूरी तैयारी न होने के कारण नगर निगम की ये प्रयास जो है ये अधूरा है। 8 वार्डों में ग्रामीण क्षेत्रों के जो वार्ड शामिल हैं, उसमें हजारों मकान इस डेटा से में शामिल नहीं है, जिससे कि उन लोग भी स्मार्ट सिटी की योजना का लाभ से वंचित हो जाएंगे। हाँ, नगर निगम सुविधा दिया है, तो इसको वो लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और टैक्स वसूली में भी हमें दिक्कत होती थी टारगेट पूरा करने में, लेकिन अभी QR कोड लगाने के बाद सभी को आसानी हो रही है और इसमें हमारा जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा। रायपुर नगर निगम की आज अहम बैठक हुई है। बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निगम के सब इंजीनियरों की पदोन्नति के प्रस्ताव पर चर्चा हुई और कार्यपालन अभियंता के अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई है। वहीं नाला निर्माण, नामकरण और पेंशन संबंधी प्रकरणों पर भी मंजूरी मिल गई है। 21 एजेंडों में जो आज प्रमुख एजेंडे थे, हमारे जो 40 जो हमारे अधिकारी हैं उनकी पदोन्नति का मामला था। उसके अलावा टिकरापारा में जो लोग पहले रहते थे उनको भाटा गांव में व्यवस्थापन दे दिया गया था, मगर क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन लोग को आने जाने में परेशानी होती थी, तो उन लोगों को टिकरापारा में फिर से मकान बना के दिया जाएगा। वो विषय था, स्कूल का विषय था। पूरे 21 एजेंडे पास हुए।
मध्य प्रदेश में जल्द ही आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में सूबे की शिवराज सरकार भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम जोर शोर से कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को ग्वालियर में 8,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली शामिल हुए थे और मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल हुए और 63 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नया एयरपोर्ट हो, चाहे नया रेलवे स्टेशन हो, आईएसबीटी का बस टर्मिनस हो, स्वर्ण रेखा के नाले पे 1500 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड हो, वो 15 महीने की सरकार याद रखिए कमलनाथ जी की, कांग्रेस की, जहां ग्वालियर को एक चवन्नी नहीं मिली थी और आज आप और हम करोड़ नहीं गिन रहे हैं, विकास कार्य के 1000 करोड़ गिन रहे हैं। बेमित्रा के गुड़मर्रा गांव की बड़ी संख्या में महिलाएं आज कलेक्ट्रेट पहुंची और आवास समेत अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि उनके गांव में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। गांव में पक्की सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बरसात के दिनों में परेशानी काफी बढ़ जाती है। साथ ही विगत दिनों हुई मूसलाधार बारिश के कारण भी कई लोगों का घर ढह गया, लेकिन पीड़ितों को ना ही मदद मिली है, ना ही आश्वासन मिला है। मेरे गांव में कोई भी का विकास नहीं है। इंदिरा निवासी का है और रोजगार गारंटी का है और नाली का विकास भी नहीं है। गांव लोग में कोई भी सुविधा नहीं है गांव के तरफ पे। और जैसे कि सरपंच सचिव को भी बोलते हैं तो कोई भी ध्यान ही नहीं देते हैं। इंदिरा आवास के मिलते नहीं है। दो सरकार बदल गए फिर भी नहीं होते। वहाँ के जो कागजात थे वो दबा देते। यहाँ का आवेदन अभी दिए हैं आवेदन अपन परीक्षण इसका परीक्षण करवा रहे हैं क्या? इंदौर के हुकुमचंद मिल के हजारों मजदूरों को दिवाली से पहले एक बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है। सरकार बकाया 174 करोड़ रुपए के साथ साथ इस रकम पर अब 44 करोड़ रुपए ब्याज भी देने को तैयार है। मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति की मुहर लग गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के सामने सरकार की तरफ से कोर्ट को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। दरअसल हुकुमचंद मिल 12 दिसंबर 1991 को बंद हो गई थी। इसके बाद से मिल के 5000 से ज्यादा मजदूर और परिजन अपने अधिकार के लिए भटक रहे थे। ऐसे में अब उनके लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनको राहत राशि जल्द ही मिलने वाली है। चीन में हाल ही में आयोजित किए गए एशियन गेम्स के तहत मध्य प्रदेश की ओर से 4 पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर आज अपने गृह जिले खरगोन पहुंचे। इस दौरान जिले के कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह ने उनका स्वागत किया, उन्हें सम्मानित किया। 4 मेडल जीते हैं और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए तो सर काफ़ी अच्छा रहा है। खरगोन ज़िले के रतनपुर गांव का रहने वाला हूं और वहीं से मैं निकला हूं और मैंने शूटिंग मैंने 2015 में करी शुरू, जिसमें मेरे जो ब्रदर है नवदीप सिंह राठौर, उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है, जो कि खुद भी एक इंटरनेशनल शूटर रहे हैं और उन्होंने ही मेरी जर्नी स्टार्ट करी और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि 2024 के ओलंपिक में देश को मेडल जीता है। ऐश्वर्य प्रताप ने अपना नाम सार्थक किया है, उनके द्वारा अनेक मेडल जीते हुए हैं। बाकी में ये खरगोन ही नहीं हमारे प्रदेश को और देश को गौरवान्वित वाला क्षण है। आज गोकुल पब्लिक स्कूल की तरफ से जो कार्यक्रम रखा, मुझे आने का सौभाग्य मिला। मेरी ओर से ऐश्वर्य प्रताप को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह की ऊंचाइयाँ छूते रहेंगे और ये स्कूल के बच्चे भी उनसे मोटिवेट होकर के वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और मध्य प्रदेश के इंदौर को यूं ही मिनी मुंबई नहीं कहा जाता। फिल्मों के प्रमोशन के लिए इंदौर लगातार फर्स्ट चॉइस बन गया है। आज इंदौर में फिल्म यारिया 2 की कास्ट प्रमोशन के लिए पहुंची। शूट के दौरान क्या सबसे एक्साइटिंग था और क्या सबसे चैलेंजिंग था, यारिया 2 की टीम से IBC 24 की संवाददाता निहारिका शर्मा ने खास बातचीत की। देखिए दिव्या कुमार खोसला, मिशान जाफरी और पल्लवी पुरी से खास बातचीत। नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। फिलहाल मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीछे के हमारे साथ 3 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर यारिया 2 की जो कास्ट है वो हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर मिजान मौजूद है, हमारे साथ दिव्या मौजूद है और साथ ही में पल्लवी पुरी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सभी यहाँ पर इंदौर में आए हुए हैं और इंदौर आने का खास मकसद इन लोगों की आने वाली मूवी यारिया 2 ही है। आप लोगों से मैं ये जानना चाहूँगी, यारिया 2 आ रही है, क्या कुछ कहोगे उसके बारे में? एक एक करके आप लोगों से व्यू जानूँगी। कहना तो बहुत कुछ है बट इतना कहूँगा कि
बहुत ही प्यारी फिल्म है जिसमें बहुत सारे इमोशंस हैं। आई थिंक हर एक एज ग्रुप ये फिल्म से रिलेट कर पाएगा। यारिया 1 भी सभी ने देखी थी, काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी थी वो भी कुछ ऐसा ही मिक्सचर था। अब यारिया 2 यारिया 1 से क्या अलग है? यारियाँ 1 और यारियाँ 2 की दोनों की स्टोरीज कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये उसका सीक्वल नहीं है, इसका नाम यारियाँ 2 ज़रूर है, लेकिन हाँ एक प्लॉट सिमिलर है कि यारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एक लास्ट और एक ओपन क्वेश्चन है तीनों के लिए, तीनों के व्यूज़ जानना चाहूँगी। क्या आप लोगों के टाइम जब शूट हो रही थी मूवी, क्या सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग रहा और क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो पूरी शूट ही थी, बिकॉज हमने रियल लोकेशन में शूट किया, तो आज के टाइम में रियल लोकेशन में शूट करना नियर इम्पॉसिबल है। दिव्या, आप बताइए क्या सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था, क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग? मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग थी जब मैंने स्टोरी सुनी, जब हमारे डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू उन्होंने मुझे नरेशन दी। और आपसे लास्ट सेम क्वेश्चन है मेरा कि क्या सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था, क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था? एक्साइटिंग तो सबसे पहले ये है कि मेरी डेब्यू फिल्म है, मेरी पहली फिल्म है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं डेफिनेटली यही चाहूँगा कि आप सभी लोग इसे पसंद करें। जैसे कि हमें तीनों ही कास्ट ने यहाँ पर बताया कि किस तरह से उन लोग की मूवी आ रही है, हम भी यही अपील करते हैं 20th को जाइए, मूवी देखकर रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। आरबीआई ने लगातार चौथी बार ब्याज की दरों में कोई बढ़ोतरी ना करते हुए उसे 6.5% यानी कि जस का तस रखा है। इसका मतलब ये है कि आपकी EMI अब नहीं बढ़ेगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनिटर पॉलिसी कमेटी के फैसलों की जानकारी दी। बता दें कि आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट बढ़ाकर 6.5% किया था। इधर सिक्किम में भारी तबाही है। 3 अक्टूबर को बादल फटने के बाद तिस्ता नदी में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सेना के 15 जवान समेत कुल 118 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ की वजह से अलग अलग इलाकों में करीब 7,000 लोग अब भी फंसे हैं। NDRF, SDRF और वायुसेना की टीम इन लोगों के रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई है। अफ्रीकी देश केन्या में एक साथ 95 अधिक स्कूली छात्राओं के बीमार पड़ने के बाद हड़कंप मच गया। सभी छात्राएं चलने में असमर्थ हैं, शरीर के निचले हिस्से में पैरालाइज हो चुका है। केन्या के स्वास्थ्य विभाग के कुछ लोगों का कहना है कि ये मास हिस्टीरिया हो सकता है। वहीं शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा की डर से इस तरह के मामले सामने आते हैं। हालांकि कुछ जानकार इसे पैरालाइजिंग इलनेस का भी नाम दे रहे हैं। अब तर्क जो भी हो, रहस्यमय बीमारी से हर कोई फिलहाल सकते में है। बड़ी खबर छतरपुर से मिल रही है। वाहन चेकिंग के दौरान लाखों रुपए जब्त हुए। कार से 13,72,000 रुपए। चुनाव के चलते लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। अब सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कितनी भारी मात्रा में कैश छतरपुर में जब्त हुआ है। कंस्ट्रक्शन के मैनेजर की कार बताई जा रही, जिससे कैश बरामद हुआ है 13,72,000 रुपए। जब इसे काउंट किया गया तो ये कैश है। और तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव IBC 24 पर दिखा रहे हैं। वाहन चेकिंग लगातार हो रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर तरीके से पुलिस मुस्तैद है। वाहनों की जांच की बात हो, चाहे लोगों की जांच की बात हो, अवैध शराब के जखीरे इन दिनों लगातार बरामद हो रहे हैं। हथियारों पर एक्शन लिए जा रहे हैं जो अवैध रूप से सप्लाई किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो अवैध रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो बड़ी खबर छतरपुर से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां एक कार से 13,72,000 रुपए जब्त हुआ है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कैश जब्त किया है। और ये जो कार है रामराजा कंस्ट्रक्शन के मैनेजर की बताई जा रही है। फिलहाल उन्हें पुलिस ने दबोचा है या फिर नहीं, आगे की जानकारी निकलकर तभी सामने आएगी जब पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करेगी, आगे की पूछताछ करेगी। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में कैश जब्त हुआ है। और रायपुर में एक बार फिर बड़े स्तर पर तबादले हुए। IAS अफसरों की पदस्थापना हुई है। निहारिका बारिक महानिदेशक SIRD निमोरा रायपुर में पदस्थ किया गया है। इन्हें श्रुति सिंह को आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली में पदस्थ किया गया है। तो सामान्य विभाग ने ये आदेश जारी किया है। लगातार तबादलों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में IAS की पदस्थापना हुई है। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर हम रायपुर से बता रहे हैं, जहां निहारिका बारिक अब महानिदेशक SIRD निमोरा के लिए नियुक्त की गई हैं। तो इसके अलावा श्रुति सिंह को आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली के लिए नियुक्त किया गया है।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।